बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम बदर इकबाल फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट DPSN कॉलेज उकाड़ा। वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 11 अबाउट साउंड। तो इसका लास्ट टॉपिक बेटा आज हम क्लोज़ कर देंगे इस चैप्टर को। तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का जो टॉपिक है इसको डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं बेटे, आप सबको पता है कि हर साउंड जो है उसकी अपनी एक प्रोड्यूस होने की फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कम से कम भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। हमारे कानों को अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत दी हुई है कि वो एक ख़ास लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है इसको सुन सकते हैं। उस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको हमारे ईयर्स जो उनसे हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे कान के अंदर, ईयर के अंदर एक ईयर ड्रम जो है वो बनाया हुआ है। हम जिस भी साउंड से बोलते हैं या जो कोई भी साउंड हमारे कान में पड़ती है तो वो साउंड जिस फ्रीक्वेंसी की होती है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे ईयर ड्रम की वाइब्रेट करने की जो एक ख़ासियत है, जो एबिलिटी है, वो बेटे एक लिमिटेड है। एक मिनिमम रेंज से लेके एक मैक्सिमम रेंज तक उसकी एबिलिटी है वाइब्रेट करने की। उससे ना वो ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है ना ही वो कम वाइब्रेट कर सकता है। तो इसलिए हम फिर साउंड्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज़ के अंदर बेटे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी हमारी ये है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो बेटे इंसानी कान का जो ईयर ड्रम है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए हम ऐसी आवाज़ें जो हैं वो सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। और इन फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स हैं इनको, ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, इससे कम लेस दैन 20 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं वो साउंड्स तो होती हैं लेकिन हमारे कान जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, हम उसको सुन नहीं सकते। उनको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रासोनिक्स। तो बेटा इसी तरह से 20,000 से अबव जो साउंड्स हैं, 20,000 फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अल्ट्रासोनिक वाली साउंड्स हैं ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी वेव की जो एनर्जी है बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कोई भी वेव है, चाहे वो साउंड वेव है, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उनके पास एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। मीन कि वो ज़्यादा पावरफुल वेव्स होंगी, मोर एनर्जेटिक। तो ये हाई एनर्जी वेव्स हैं लेकिन हमारे कानों के लिए ये इनऑडिबल हैं, हम इनको सुन नहीं सकते। तो बेटे 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर्स। तो इसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स का बेटे जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पेपर में आ सकता है। आपने इसको ज़रा थोड़ा सा, इसके बेसिकली जो यूजेस हैं वो ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने ध्यान से सुनना है। बट अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड्स को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज़ होती हैं। ये तो आप पहले यहाँ पे जान चुके हैं कि ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। ऐसी साउंड्स को अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। अब अल्ट्रासाउंड जो उनसे हैं इसके काफ़ी ज़्यादा आगे यूजेस हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मीन दैट दीज आर वेरी पावरफुल वेव्स। अच्छा बेटे, इसके यूजेस पे हम आते हैं। बेसिकली तो अल्ट्रासाउंड्स जो हैं उनके यूजेस से ही हमें इनकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं? नंबर 1 इसका जो यूज़ है वो ये है डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी f और लैम्डा वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मीन दैट कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिसकी
फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, लिहाजा वेवलेंथ बहुत ही कम होगी इन वेव्स की, अल्ट्रासाउंड वाली वे जो वेव्स हैं। इसलिए ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ इनको करवाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड्स को। आगे बेटे है ये कि ये मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर बहुत जगहों पे यूज़ होती हैं। इसी तरह से ये जो इनका एक डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ होती हैं। आपको पता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इंसान के पेट के ऊपर जो है वो एक मशीन जो है वहाँ से अल्ट्रासाउंड जो है वो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटे सेंड करते हैं, और वो जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके बाहर एक डिटेक्टर जो है उनको डिटेक्ट करता है, और फिर एक वो एलसीडी लगी होती है, एलसीडी के ऊपर उनका जो रिफ्लेक्शन होता है अल्ट्रासाउंड्स का, जो ह्यूमन बॉडी से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे किडनीज़ वगैरह जो हैं उनसे रिफ्लेक्ट होके वो वेव्स आई होती हैं। तो उन वेव्स का रिफ्लेक्शन जो है वो डॉक्टर देख के बता देते हैं कि इंसान इसके पेट के अंदर किसी ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किसी किस्म का बेटे कोई जैसे ट्यूमर टाइप चीज़ है या कोई किडनी के अंदर कोई स्टोन वगैरह जो है, उसके लिए डायग्नोज हो जाती है वो चीज़। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी बीमारी की जो डायग्नोसिस है यही सबसे अहम काम होता है। अगर बीमारी का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट वेरी इजी होता है। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए अल्ट्रासाउंड जो हैं बेटा ये यूज़ होती हैं। इसके बाद आते हैं जी हम रिमूव ब्लड क्लॉट्स इन द आर्टरीज़। आर्टरीज़ के अंदर सम टाइम खून जो है वो जम जाता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। उन ब्लड क्लॉट्स को हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम ये पावरफुल अल्ट्रासाउंड जो हैं ये यूज़ करवाई जाती हैं। बेटा ये इन तमाम यूज़ में से जो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो यूज़ है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन तो अक्सर पेपर में आ जाता है कि हाउ वी कैन फाइंड दी या कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ आशन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प से डेप्थ ऑफ आशन जो है वो भी फाइंड की जा सकती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार, सोनार फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो बेटे हम स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड से डेप्थ ऑफ आशन कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स से कि ये जो है ये सी बेड है, ये समुंदर की जो है वो तय है और यहाँ उसका बॉटम है। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि ये अपरेटस है सारे का सारा, यहाँ पे ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर से क्या हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड जोनसिंग हैं वो निकल रही हैं, अल्ट्रासाउंड जोनसिंग हैं मूव कर रही हैं वाटर के अंदर मूव करके ये सी बेड आ गया, सी बेड से ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये रिसीवर है जो इनकी ये रिफ्लेक्टेड जोन सी वेव्स हैं इनको क्या करेगा, रिसीव करेगा। और साथ ही जो मशीन है वो इनके वेव्स के जाने और वापस आने का टाइम कैलकुलेट करेगी। डेफिनेटली जिस टाइम पे इनको सेंड किया होगा वो टाइम नोट हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये वापस रिसीव होंगी वो टाइम नोट हो जाएगा। तो वो टाइम क्या होगा, इन वेव्स के जाने का प्लस आने का। लेकिन हम क्या करेंगे, उस टाइम को टी डैश कहेंगे, हम उस टी डैश का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कौन सा, सिर्फ जाने का टाइम आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें लिक्विड्स या वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का ऑलरेडी पता होता है, तो वो हम स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर की वैल्यू लगाएंगे, टाइम जो उसने लगाया वो लगाएंगे, S=VT वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे, स्पीड की वैल्यू, टाइम फॉर ट्रांसमिट होने का बेटे सिर्फ टाइम लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। अच्छा जी, क्रैक्स इन हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी जो होती है जैसे टरबाइंस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद उनके अंदर किसी किस्म के कोई क्रैक्स वगैरह भी आ सकते हैं जो हमारी इंसानी आंख से हिडन हो सकते हैं। अगर वो हमें पता नहीं चलेगा तो वो क्रैक्स जो उनसे हैं वो डेंजरस जो है वो साबित हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस पूरी मशीनरी का अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड जो है वो जो नॉर्मल सरफेस होगी मशीनरी की उसकी अल्ट्रासाउंड्स की रिफ्लेक्शन कुछ और तरह की होंगी, और जो जहाँ पे फ्लाज हैं या जहाँ पे क्रैक्स वाली जगह है वहाँ अल्ट्रासाउंड्स की रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ और तरह की होगी। तो दोनों के रिज़ल्ट्स को बेटे हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का रिज़ल्ट है
वो तो उसको तो साइड पे कर देंगे, और जो थोड़ा सा एबनॉर्मल रिज़ल्ट होगा उस जगह को बेटे हम फोकस कर लेंगे और वहाँ पे हमें वो क्रैक जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी बेटे अल्ट्रासाउंड जो सी हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो ये तो था अल्ट्रासाउंड्स और इसके यूजेस। इसके बाद बेटे हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, एक छोटी सी डेफिनेशन है अकॉस्टिक्स। तो अकॉस्टिक्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अच्छा बेटे, ये नॉइस पोल्यूशन के बाद एक छोटा सा आर्टिकल है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। इसके अंदर जो पहली इसकी 2 लाइनें हैं वहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की। उसमें वो कह रहा है द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। समटाइम्स किसी रूम के अंदर हमें कंट्रोल करना पड़ता है साउंड को, या एक्स्ट्रा साउंड जो अनवांटेड साउंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को बेटे क्या कहते हैं? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है इसके लिए हम कैसे कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रूम के अंदर, ये बेटे आपकी बुक के ऊपर ये छोटे से टॉपिक के अंदर ये जो डिस्कशन है ये की हुई है। किसी रूम के अंदर अगर कारपेट्स वगैरह, कालीन, पर्दे वगैरह जो हैं वो लगा दिए जाएंगे, या इनको ड्रेपरीज एंड रग्स वगैरह भी कहते हैं, तो बंद करें। अच्छा बेटे, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है। ये जो आपकी बुक के अंदर नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक है, उसके फ़ौरन बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक का टॉपिक है। इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो अनवांटेड साउंड्स होती हैं उनको बेटे हमने क्या करना होता है, उनको एब्जॉर्ब करना होता है किसी ना किसी सरफेस से, जैसे पोरस और सॉफ्ट सरफेसेस से। उसको हम जैसे अब जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ये जो आपका टॉपिक है इसके पहली 2 लाइंस के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब देखना ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट कहाँ पे होती है, कौन सी सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है, कौन सी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड जो है वो होती है। तो इस तरह से बेटे ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल हम किसी रूम के अंदर यूज़ करके तो अनवांटेड साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड थस क्वाइट इकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइसेस। कि जैसे ये ड्रेपरीज एंड रग्स जो हैं, यानी पर्दे और कालीन जो हैं, वो ज़्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को अगर हम किसी रूम के अंदर यूज़ करेंगे तो जो अनवांटेड साउंड्स होंगी वो ज़्यादातर क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे बेटे इकोज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और नॉइसेस भी ख़त्म हो जाएंगे किसी हद तक। ये आगे यही पैराग्राफ जो है आगे चलेगा और आगे चल के बेटे वो बात करेगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी पोजीशन आ जाती है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। मतलब एक तो ये है कि एक रिफ्लेक्शन हो रही है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि रिफ्लेक्शन डिफरेंट साइड से जो है वो होके आती है और जो साउंड जो बंदा बात कर रहा होता है उसकी साउंड्स के अंदर आके भी वो साउंड जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं रिवर्बरेशन, यानी जो बंदा बात कर रहा है उसकी बात की भी समझ नहीं आती और उसकी वजह क्या होती है कि उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट सरफेसेस से टकरा के वापस आती है। इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो साउंड जो है वो बेटे गार्बल हो जाती है। इस सिचुएशन को रिवर्बरेशन कहते हैं। अच्छा जी, पब्लिक प्लेसेस मसलन कोई ऑडिटोरियम वगैरह हो या लेक्चर हॉल्स वगैरह हो, थिएटर हॉल्स वगैरह हों, वहाँ पे हमें साउंड का बड़ा एक अच्छा बैलेंस रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास ओकाड़ा के अंदर ये जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे स्टेज के पीछे कुछ साउंड बोर्ड सम टाइम लगाए जाते हैं, सम टाइम साइडों पे 2 या सम टाइम बड़ा एक पीछे लगा दिया जाता है। यानी कि बंदा जो बात कर रहा है ना, यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ साउंड है, जो पर्सन बात कर रहा है वो यहाँ से बात कर रहा है, तो बेटा ये जो साउंड पीछे को जाएगी, डिफरेंट एंगल से टकराएगी साउंड बोर्ड को, तो टकरा के ये देखें इसकी रिफ्लेक्शन सीधी इधर ऑडियंस होगी। तो ऑडियंस जो है उनको डायरेक्ट जो है वो फिर आपके साउंड जो है वो सुनाई देगी।
तो इस तरह करके हॉल्स के अंदर, थिएटर हॉल्स के अंदर और ऑडिटोरियम्स के अंदर डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशन है या फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह की रखी जाती है कि जो साउंड है वो गार्बल ना हो और रिवर्बरेशन जैसा जो फिनोमिना है वो सामने ना आए। तो बस बेटे ये चीज़ें आपने बस आगे थोड़ा सा इनकी रीडिंग करनी है। ये पैराग्राफ जो है वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेशन इसकी याद करनी है और ये मटेरियल्स के नाम याद करने हैं और आपने आगे रिवर्बरेशन जो है उसको पढ़ना है और आगे उसको समझना है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत बेटा आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आपका जो सिलेबस था इस मंथली टेस्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।